नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 10 वर्षों से मोदी जी जो भी बजट लाए, उस बजट में मोदी जी ने जनता को कुछ दिया और जनता से कुछ लिया। यानी कहीं कहीं टैक्स बढ़ा दिया और कहीं कहीं जनता को सहूलियतें दी थी। लेकिन ये पहला बजट है जिसमें मोदी जी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है। और इसीलिए विपक्षी दलों ने आज कहा कि ये बजट नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना है। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना है। और राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया कि ये कुर्सी बचाओ बजट, ये कुर्सी बचाओ बजट। यानी इशारा कहीं ना कहीं नायडू और नीतीश की बैसाखियों की तरफ है कि बजट कहीं थोड़ा सा इधर उधर हुआ, नीतीश नायडू नाराज हुए तो बैसाखियां चली जाएंगी। अब दोस्तों, ये सही है कि मोदी जी ने कुछ रेवड़ियां नीतीश को दे दी और कुछ रेवड़ियां नायडू को दे दी। यानी कहीं ना कहीं बिहार को थोड़ा खुश करने की कोशिश की है और कहीं कहीं आंध्र प्रदेश को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि हकीकत है कि उन्हीं की बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार चल रही है। लेकिन अगर आप बजट पढ़ कर देखेंगे, बजट को अगर आप स्कैन करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर में रखेंगे, तो साफ है कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट के लिए, यह बजट धन्ना सेठों के लिए, उन सेठों के लिए बजट है जिनकी शादियों में अक्सर मोदी जी मेहमान बन के जाते हैं। अब मोदी जी के कनेक्शंस धन्ना सेठों से तो सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही है। उन्होंने कहा कि ये जो बजट है जो आज मोदी जी लाए हैं, कहीं ना कहीं इसका जो मकसद है, एक मकसद ये भी है टू बेनिफिट क्रोनीज। बेनिफिट क्रोनीज का मतलब धन्ना सेठों को खुश करो। और आगे अपनी ट्वीट पर राहुल गांधी लिखते हैं अंग्रेजी में, बेनिफिट टू AA, यानी डबल A का वो जिक्र कर रहे हैं, डबल A को फायदा पहुंचाओ। और डबल A का मतलब है अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो। अब दोस्तों, आज के वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि उस सच को आप तक पहुंचाऊं जिस सच को कहीं ना कहीं गोदी मीडिया छुपाती है। इस बजट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचाएगी। इस बजट का जो असली मकसद है वो नहीं बताया गया। उसकी वजह है क्योंकि अगर बजट में फायदा अडानी को मिल रहा है, अंबानी को मिल रहा है, और उन्हीं के हाथ में देश की मीडिया है, 80% मीडिया अंबानी और अडानी के हाथ में, चाहे वो अखबार हों, चाहे वो वेबसाइट्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स में उनकी उपस्थिति हो, या फिर हिंदी, अंग्रेज़ी और रीजनल भाषाओं के चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो। यहाँ पर फुटप्रिंट्स जो हैं, यहाँ कदमों के निशान आपको अडानी और अंबानी के ही मिलेंगे। तो आप भी उम्मीद ना करिए कि आपको सारा सच दिखाया जाएगा। ये बात फैक्ट है, ये बात सही है कि मोदी जी ने नीतीश कुमार और नायडू को ऑब्लाइज करने की कोशिश आज के बजट से की है, लेकिन उनको जो कुछ भी दिया गया है उम्मीद से बहुत कम है, ये भी नहीं आपको बताया गया। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा, यानी नायडू और नीतीश, ये जो डबल N है, उससे कहीं ज़्यादा लाभ डबल A को दिया गया है, अडानी और अंबानी को। और ये तथ्य तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तो मेरी कोशिश होगी उस सच को लाऊं जिसको आज की तारीख में मीडिया दिखाती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया। 3 खास मेहमान हैं आज दोस्तों। संदीप मनुधने जी हैं, एजुकेटर हैं, और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो या राजनीतिक शास्त्र, दोनों पर बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है। और मैंने उनसे गुजारिश करी, संदीप जी से, कि जो भी आप बोलें फाइनेंस की भाषा में मत बोलिए, आम आदमी की भाषा में बोलिए, और जो मिसालें ऐसी दी हैं जो सबको समझ में आए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया, और आप अगर सुनेंगे इस वीडियो को आखिर तक, आंखें भी खुलेंगी, सब कुछ समझ में आएगा। कोई फाइनेंस की भाषा नहीं, लेकिन हाँ, सच्चाई होगी। हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। टाइगर को आप अक्सर सुनते रहते हैं। टाइगर जैसा आज की तारीख में ज़बरदस्त और बेबाक पॉलिटिकल कमेंटेटर कोई नहीं है जो मोदी और शाह पर इतना खुलकर बोले। लेकिन एक चीज़ आज मैं और बता रहा हूँ आपको टाइगर के बारे में। टाइगर ने अपने पत्रकारिता की शुरुआत फाइनेंस रिपोर्टर के तौर पे की, वो फाइनेंस एडिटर भी बने। तो फाइनेंस पर भी उतनी ग्रिप है टाइगर की जितनी पॉलिटिक्स पर है। और क्योंकि बिहार का मामला है भाई, नीतीश कुमार का मामला है, तो हमने आज अभिषेक कुमार को भी बुलाया कि आप भी आइए।
बात बिहार की तो बिना आपके कैसे पूरी होगी। तो 3 खास मेहमान हैं, वीडियो को आखिर तक सुनिए, समय निकालिए, आखिर तक सुनिए। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखेगी कि जहां आपको लगेगा वाकई ये बजट मेरा नहीं है, किसी और का है। टाइगर से मेरा पहला सवाल ये कि टाइगर, ये जो बजट है, इस बजट को ये कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने तो खुलकर कह दिया, लेकिन पार्लियामेंट में जो भी वहां मौजूद थे, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, सांसदों से, खासकर विपक्ष के और एक आध सत्ता पक्ष के भी थे, उन्होंने कहा कि साहब ये जो बजट है ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये बजट है जो बैसाखियों पर खड़ा हुआ बजट है, ये बजट 2 सरकारी दमादों का बजट है, ये बजट जो है मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तैयार किया। क्या ये बात सही है? इज इट राइट सर टू से? देखिए, मैं उसको उल्टा कहूंगा दीपक भाई कि यदि आपने 2014 से लेकर 2024 तक के लगातार सारे बजट्स देखे, और संदीप जी मुझे करेक्ट करे यदि मैं गलत हूं तो, ये मोदी जी का वही पैटर्न का बजट है। एक मोदी जी सिर्फ लेना जानते हैं। देखिए, मोदी जी जगह पे बैठे, कोई मिलने आता है तो बोलते हैं आओ क्या लाए हो, और मोदी जी कहीं जाते हैं तो बोलते आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। मोदी जी लेना जानते हैं, देना नहीं। ये लेना बैंक के चेयरमैन है, मोदी जी ने लेना बैंक, हमेशा लिया है। लेना बैंक साहब के देना चेयरमैन, बैंक तो सुना था, कौन सा बैंक आपने आज इंट्रोड्यूस कर ये दिया? ये देवकरण नानजी बैंक था, बहुत पुराना बैंक था, बहुत अच्छा बैंक है वो। देना ये बैंक नहीं, लेना लेना बैंक बैंक, है। अच्छा हाँ, अच्छा लेना बैंक। ये लेना बैंक जो है वो सिर्फ लेता है। जो पत्रकार बिरादरी है, जो गोदी मीडिया है, वो तो कसीदे पढ़ रही है, वो कह रहे साहब ऐसा बजट तो देखा नहीं हमने, इतना किसी के उम्दा बजट बाप है। किसी के बाप को भाषण समझ के बजट नहीं देखा जाता। हम भी भाषण के बाद हमने कहा था कि मोटे मोटे तौर पे, जो सिर्फ इतनी बात हमने कही थी कि मोटे मोटे तौर पे बिहार और जो बार बार आंध्र प्रदेश का नाम लिया जा रहा है, इसमें मूर्ख बनाया जा रहा है। जब एनेक्चर आया तो एनेक्चर में यह पता पड़ा कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही है, उनका कारपोरेट टैक्स आपने 40 से घटा के 35 कर दिया। आपने उनको छूट दे दी। आपने मोबाइल पे छूट देनी ही थी आपको, क्योंकि आपका एक बच्चा मोबाइल पे डाटा बेचता है। जितना मोबाइल सस्ता होगा उतना उसका डाटा बिकेगा। आपको ऑफशोर माइनिंग पे आपको खर्चा करना ही है, क्योंकि आपका दूसरा लाडला माइनिंग के ऑफशोर माइनिंग में उतर रहा है। जी जी ये किसके लिए मैं आता है? हूँ टाइगर में, आऊंगा जरा जरा संदीप जी से भी जरा बैरोमीटर जरा उनका भी नाप के देख ले। संदीप जी, मैं तो सीधे आपसे आंध्र प्रदेश की ही बात करना चाह रहा हूँ। और आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि जो सरकारी दामाद हैं, जिनकी बैसाखियों पे मोदी जी की सरकार चल रही है, नायडू बाबू कई बार आए और उन्होंने कहा कि साहब हमें अमरावती जो नई राजधानी है इसको दोबारा हमें रिबिल्ड करना है, हमको तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए चाहिए होगा, 50,000 करोड़। उन्होंने एक लंबी लिस्ट गिनाई और मुझे याद है हिंदुस्तान टाइम्स या इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि साहब ये जो डिमांड है, जो विश लिस्ट है, वो डिमांड तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है नायडू बाबू। लेकिन बजट में सिर्फ 15,000 करोड़ का जिक्र हो रहा है कि साहब 15,000 करोड़ अमरावती को हम दे रहे हैं। लेकिन नायडू बाबू फिर भी तारीफ कर रहे हैं। क्या नायडू बाबू को भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनकी आंखों में भी धूल झोंकी गई और वो समझ रहे हैं मांगा 1 रुपया था, मिली चवन्नी भी नहीं? क्या ऐसा है उनके मन में? क्या आंध्र प्रदेश के साथ जो बताया जा रहा है कि साहब दोनों हाथ में लड्डू हैं, ऐसा है क्या? दीपक जी, ऐसा है कि ये अमृत काल का आखिरी 25 साल का पहला बजट होना था और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव बजट होगा, ऐसा विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत समय से बताया है। लेकिन चुनावी नतीजों ने हालात पूरे बदल के रख दिए, कोलिशन पॉलिटिक्स का दौर आ गया। लेकिन अपनी आदतों से ये सरकार कभी बाज आने वाली है नहीं। जो ये बोलते हैं, जो वो करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर था, है और रहेगा। अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो नायडू जी को कोई एक चेक के जरिए सारा पैसा पहले ही दिन दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बोला गया है वो मल्टीलैटरल एड इंस्टीट्यूशंस के जरिए पैसा दिलवाने में मदद की जाएगी। तो ये प्रैक्टिकली पैसा दिया नहीं दिया बात बराबर है। तो मल्टीलैटरल एड इंस्टीट्यूशंस के जरिए, मदद के जरिए हम आपको पैसा उठाने में मदद करेंगे। तो नायडू जी को 1 लाख करोड़ वगैरह तो मिलने की बहुत दूर की बात है, उसका भी बहुत छोटा अंश मिलेगा अगर मिला तो। वो तो कोलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियां, उनकी अपनी दूसरी स्थानीय मजबूरियों के चलते वो अभी फिलहाल तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और नहीं बिहार के केस में ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा एक ऊपर उठ के हेलीकॉप्टर व्यू आपको देना चाहूंगा कि यह पूरा खेल बजट के नाम पे चल क्या रहा है। देखिए दीपक जी, जी हो जी ये रहा है कि भारत में टैक्स लग रहा है यूरोप के जैसा,
और सरकारी फैसिलिटी मिल रही है सूडान के जैसी। भारत में टॉप 1% हो गए हैं अमीर अरे बाप रे अमेरिका बाप, की आप कह तरफ। रहे हैं कि लंदन जैसा टैक्स है और अफ्रीका जैसी सुविधाएं। आप बता दीजिए, आपके बेटे को आप सरकारी स्कूल में पढ़वाएंगे? आप अपना हार्ट का इलाज जाके सरकारी अस्पताल में करवाएंगे? नहीं करवाएंगे ना। यही मैं कह रहा हूं जी कि टैक्स है यूरोप का और सरकारी सुविधाएं हैं अफ्रीका की सूडान जैसी। दूसरा, हमारे यहाँ टॉप 1% अमेरिका जितने अमीर हो गए वहां के टॉप 1% जैसे, और बाकी के 80% जो है वो जिम्बाब्वे जैसे गरीबी में जी रहे हैं। और तीसरी बात, हमारे यहाँ के यूथ को स्कैंडिनेविया जैसे सपने दिखा दिए गए हैं और उनके लिए नौकरियों के जो अवसर हैं वो येमेन के जैसे हैं। अगर ये इस देश की सच्चाई है तो इस तथाकथित अमृतकाल के बजट में क्या इन सच्चाइयों से लड़ने के लिए दवाई नहीं दी जानी चाहिए थी? नहीं थी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, आपको ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आसानी से सब दर्शकों को समझ आ जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए दीपक जी, आप एक हवेली के मालिक हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार बड़ी हवेली आपने बनाई है, वो है देश। उसमें 30 कमरे हैं, मान लीजिए 30 राज्य और यूटीज, और 140 आपके परिवार के सदस्य हैं, यानी 140 करोड़ लोग। अब आप दीपक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप बोलते हैं देखो देखो मेरी हवेली में 7 बहुत अच्छी चीजें हैं। कौन सी 7 अच्छी चीजें हमने पूछा तो दीपक भाई बोले मेरे घर में 7 अच्छी मंजिलें हैं, मेरे यहाँ लीकेज बिल्कुल नहीं होती, मेरे दरवाजे और खिड़कियां मजबूत हैं, मेरे सारे फैमिली के मेंबर्स की इनकम का लॉस कंट्रोल में है, मेरी इनकम बढ़िया है, मेरी कैपिटल सेफ है और मेरी सेविंग अच्छी है। यही हमारे भारत की इकोनॉमी के बारे में हम सच में बोल सकते हैं। भारत की इकोनॉमी में 7 चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके बाद मैं आऊंगा कि कौन सी 3 चीजें बिल्कुल बिगड़ गई हैं जिसके लिए बजट ने कुछ नहीं किया। हमारी 7 चीजें जो बहुत अच्छी है दीपक जी, वो ये है कि जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, मैं मानता हूं। इन्फ्लेशन का रेट मोटा मोटा कंट्रोल में है, सब्जी भाजी और फलों को छोड़ दे तो। करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, मैं मानता हूं। सरकार का राजकोषीय घाटा कंट्रोल में है, मैं मानता हूं। टैक्स के टारगेट मीट हो रहे हैं, मैं मानता हूं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है, मैं मानता हूं। ग्रॉस सेविंग्स अच्छी है, मैं मानता हूं। तो दीपक जी की ये 7 चीजें मैंने मान ली। लेकिन दीपक जी जो बता नहीं रहे हैं वो ये कि मेरे यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, मेरा जनरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, और तीसरा और सबसे भयानक सच जो दीपक जी मुझसे छुपा रहे हैं, मेरे परिवार के सिर्फ 10% लोग, यानी 14 लोग, 10% 140 के, यानी 140 करोड़ के 57% भोजन रोज खा जाते हैं। देश की इनकम का 57% इनकम और वेल्थ देश के 10% लोगों की जेब में जा चुका है, और 50% यानी 70 लोग आपके परिवार के, यानी 70 करोड़ रोज का सिर्फ 15% पाते हैं। देश के जीडीपी का उनके पास सिर्फ 15% जाता है। अमृतकाल, तथाकथित अमृतकाल के बजट में इस पूरी इनइक्वालिटी को तोड़ने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। भारत में बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी को तोड़ने का कोई ढांचागत प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि हमें सारे अर्थशास्त्री ये बता रहे हैं दीपक जी कि भारत के जीडीपी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है पिछले 5 साल में, निजी उपभोग, प्राइवेट कंजम्पशन की साइकिल एकदम स्लो हो गई है, और जीडीपी गिर के सिर्फ 2 या 3% पर आ जाता अगर सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाती, जो सरकार मजबूरी में बढ़ाती जा रही है। अब जी आप देखिए, कल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ और आज उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे आरोप लगाए, और निर्मला जी तो पहले से बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट पर आरोप लगा रही कि हमने तुम्हारा टैक्स कम किया पर तुम निवेश क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। इकोनॉमिक सर्वे इस हद तक झूठ बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनियां निवेश इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। तो वो ये नहीं बताता है कि डिमांड क्यों नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है कि आपने उनका टैक्स रेट जो कम किया, उन्होंने निवेश नहीं बढ़ाया। उन्होंने जी निवेश इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि उनको ये डर है दीपक जी कि अगर किसी नई इंडस्ट्री में बड़ा निवेश करके बड़ा व्यापार बना लिया तो भारत के जो 2 ए हैं वो आके उनकी कंपनी को कब्जा कर लेंगे, उस सेक्टर में घुस जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अरविंद सुब्रमण्यम ने अभी अपने लेख में A2 कैपिटलिज्म जी लिखा है कि ओके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरने का कारण है बड़े उद्योगपति डरे हुए हैं कि हमने कोई नया व्यापार बड़ा स्थापित किया तो वो दोनों ए आके हमारे व्यापार को ध्वस्त कर देंगे, हमारी कंपनी को हथिया लेंगे। आप सोचिए, भारत का क्रोनी कैपिटलिज्म इस मुहाने पर आके खड़ा हो गया है। तो अगर निजी कंपनियां निवेश नहीं करेंगी तो नौकरियां पैदा कहां से होंगी, नौकरियां पैदा नहीं होंगी तो कंजम्पशन की साइकिल कहां से शुरू होगी, और कंजम्पशन की साइकिल शुरू नहीं होगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा नहीं। इसको जी जी तोड़ने का कोई भी नुस्खा मोदी जी ने, निर्मला जी ने इस बजट में नहीं दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस बजट का। जी दीपक जी। मैं आऊंगा अंबानी और अडानी से भारत का बिजनेसमैन क्यों डरता है।
जो आदमी फैक्ट्री लगाना चाहता है वो अंबानी अडानी से क्यों डरता है? मैं दूसरा जब राउंड में आऊंगा आपके पास तो मैं संदीप जी ये सवाल जरूर करूंगा, लेकिन मैं जरा बिहार चलना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में कुछ लोग जो है वो पटाखे छुड़ा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ भी नहीं बिहार को दिया। अभिषेक, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? क्योंकि मैं देख रहा था बिहार के विजुअल, वो कह रहे साहब झुंझुना पकड़ा दिया, और विपक्ष के लोग वाकई हाथ में झुंझुना लेके बजा रहे हैं, जबकि नीतीश के लोग कह रहे हैं नहीं साहब हमने तो पूरा का पूरा खजाना लूट लिया इस बार। हकीकत क्या है? ये जो 50,000 55,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं मोदी जी से, इस पर वाकई क्या बिहार में जो अर्थशास्त्री है, जो अधिकारी हैं, जो बजट को समझते हैं, आर दे रियली हैप्पी, या ये एक आई वॉश है, पॉलिटिकल आई वॉश? दीपक जी, आपने नीतीश कुमार का बयान भी सुना होगा और वो खुश नजर आ रहे थे या खुश दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बात पर आपने ध्यान नहीं दिया है, ऐसा लगता है मुझे, ध्यान नहीं दिया है आपने। हो सकता है अशोक वानखेड़े जी ने भी ध्यान नहीं दिया हो। आज मैंने 3-4 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार को देखा कि उनकी जो सलाहकार मंडली है, जिन लोगों को आप जानते हैं, जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, उनमें से पहली बार मुझे दिखा है 3-4 सालों में कि एक भी व्यक्ति उनमें से नहीं था। एक भी व्यक्ति, ना तो संजय झा थे, ना अशोक चौधरी थे, ना विजय चौधरी थे, कोई नीतीश कुमार के आसपास नहीं था। तो फिर सच्चाई खोल दीजिए ना, बिहार के इस बजट की जो बोनांजा है, जो जैकपॉट दिया है मोदी जी ने, पूरी पूरी तिजोरी खोल दी बिहार के लिए, बता तो दीजिए। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं दीपक जी। दरअसल बिहार को कुछ नहीं मिला है, इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, पहले इसे समझिए। एक्सप्रेसवे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ले जाना है, यानी स्टेट्स में, बंगाल ले जाना है, वहां ले जाने के लिए बिहार से पास कराना होगा एक्सप्रेसवे। वो पैसा बिहार के लिए दिया जा रहा है, ऐसा दिखा दिया गया कि एक्सप्रेसवे बिहार में बन रहा है, बिहार के लिए दिया जा रहा है। यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नितिन गडकरी बना रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हमने राजस्थान को दिया और हरियाणा को दिया। बस यही काम किया। मान ली बात। दूसरी बात, बिहार के लिए जब विशेष पैकेज की मांग शुरू हुई या विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू हुई, उस मांग के केंद्र में क्या था, उसकी जड़ में क्या था? उसकी जड़ में यही था कि बिहार के विभाजन के बाद जो बिहार का औद्योगिक और मिनरल्स वाला पूरा का पूरा एरिया झारखंड के हिस्से चला गया, इससे बिहार में माइग्रेशन बढ़ेगा, पलायन की प्रक्रिया बढ़ेगी और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार के अवसर, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या नॉन स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर हो, इन दोनों के लिए बिहार में अवसर नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी फील्ड के लोग हो, चाहे वो मजदूर हो, दिल्ली से लेकर मुंबई, पंजाब, गुजरात, सूरत और देश के दूसरे हिस्सों में। उनको बिहार में रोकने के लिए, यानी बिहार के रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिहार की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, बिहार में आईटी सेक्टर को सेटअप करने के लिए जो ढांचा चाहिए, उसमें केंद्र से बड़ी टैक्स छूट की जरूरत थी या केंद्र से एक बड़ी धनराशि की जरूरत थी, जो विशेष राज्य के दर्जे अथवा विशेष पैकेज के द्वारा पूरी हो सकती थी। क्या उसके लिए एक चवन्नी दी गई है? नहीं दी गई है। आप कह रहे हैं गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ पर जाने माने शिक्षाविद संदीप मनुधने जी हैं, वो बता सकते हैं कि भला सीमेंट को छोड़ करके इस देश में कर्क रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में कौन सी इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार होता है, वो ज्यादा बेहतर हमसे आपको समझा देंगे कि क्या इस तरह से मूर्ख बनाने की कोशिश। और दूसरी, पिंडदान करने पूरे देश के लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया जाते हैं, गया में क्या बिहार के लोगों के अरमानों का पिंडदान कर दिया गया है इस बजट के माध्यम से? या नरेंद्र मोदी सरकार ने अंततः नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से जो नाराजगी बढ़नी है, उसके लिए पहले ही पिंडदान की, सरकार के पिंडदान की तैयारी कर ली है, जो गया में एक टूरिस्ट प्लेस पर, वहां पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हो रही है। जी जी जी, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। टाइगर, अब खुलकर बात हो जाए जरा, बजट से थोड़ा बाहर निकले और राजनीति पर आए। बजट तो संदीप जी ने सब समझा दिया, एक हवेली इन्होंने ऐसी दिखाई कि मुझे लगता है देश का हर आदमी जो प्रोग्राम देख रहा है वो समझ गया हवेली का सच क्या है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या मोदी ने जिस तरह से निर्मला सीतारमन ने बजट पढ़ा, हो सकता है बजट मोदी जी ने ही तैयार किया हो, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो मंत्री जी ने बजट आज पढ़ा उसमें आंध्र प्रदेश का बार बार जिक्र, उसमें बिहार का बार बार जिक्र कि बिहार को हम ये दे रहे हैं, बिहार को वो दे रहे हैं, बिहार को ये दे रहे हैं, आंध्रा को हम ये देंगे, आंध्रा को ये देंगे। मतलब और किसी राज्य का नाम मैंने नहीं सुना, मैंने कर्नाटक नहीं सुना, मैंने पंजाब नहीं सुना, हरियाणा नहीं सुना, उत्तर प्रदेश नहीं सुना,
बिहार और आंध्रा, ये क्या कोई डील हो रही है बजट के थ्रू? इज इट अ नहीं। डील सर? ये क्या नहीं। है? क्या नहीं। दिखाना चाह रहे हैं मैं मोदी यही जी? बता रहा हूँ, जो निर्मला सीतारमण का भाषण था वो पार्लियामेंट के लिए नहीं था, वो स्टॉक मार्केट के लिए नहीं था, वो आम जनता के लिए था जो वोटर समझता नहीं बजट क्या है। आज किसी भी सामान्य इंसान को कहो यदि नीतीश कुमार कल बैकआउट हो जाएगा तो बोलेगा कितना गद्दार निकला नीतीश, कितना दिया था बजट में, बार बार कह रहे थे कि बिहार को ये बिहार को वो, उसके बावजूद इस आदमी ने धोखा दिया। ये ओ परसेप्शन बिल्ड करने का तरीका है। उनको पता है क्या दिया, जो नहीं चाहिए वो दिया। मैं भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए, आप मुझे एक घड़ी ला के दे रहे हैं कि भैया 1 लाख रुपए की घड़ी पहनो, मैं क्या करूं उस घड़ी का? मैं भूख से मर रहा हूं, मैं चक्कर आके गिर रहा हूं नीचे, और आप मुझे दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं। तो कभी मुझे एक स्प्रे दे रहे हैं कि आप ये सेंट रखो, ये 22,000 रुपए का है। अरे मैं क्या करूं इसका? मुझे मात्र एक आप 10 रुपए की इडली ला के दीजिए, मैं खुश रहूंगा। आंध्र प्रदेश को उन्होंने क्या किया, 15,000 करोड़ का वो बात कर दी। उसके बाद जैसा संदीप भाई ने कहा, ये सब्जेक्ट है कि आप पैसे लीजिए, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। राज्य सरकार को कहा कि आप इंटरेस्ट फ्री 50 साल के लिए लोन लीजिए, आप कर्जा लीजिए जी, कर्जे के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, आप लो कर्जा, 50 साल का कर्जा लो। कौन 50 साल जिंदा रहता है? मोदी जी ने 2023 में 50 साल के बॉन्ड खरीदे, उठाए मार्केट से। अब मुझे बताइए 2073 में जो सरकार आएगी उसको इस बॉन्ड का भुगतान करना है। वो सर पर हाथ रख के पार्लियामेंट में कहेगा कि ये पुराना पाप हम धो रहे हैं। लोग बोलेंगे कौन सा पाप? झूठ बोलता है आदमी। 50 साल कौन यहाँ पे 50 साल याद नहीं रहता? 50 साल कौन याद रखेगा? और जो संदीप भाई ने कहा ये प्रैक्टिकल है, ये सिर्फ उस लेख में लिखा नहीं है। मैं अभी अभी मैं मुंबई से आया हूं, 2 दिन पहले मेरे फ्लाइट में मुझे एक नॉन रेसिडेंट इंडियन मिला, जो नागपुर का, वो जो विदर्भ का है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो अपना सिलिकॉन वैली का बिजनेस सिर्फ कुछ करना है विदर्भ में, इसलिए आया। जब मेरे पास फ्लाइट में जब मेरे पास आके बैठा, उसने मुझे बताया, मैंने बोला क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने कहा कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और उसने मुझे प्रोजेक्ट बताया, इस पे काम कर रहा हूँ, इतनी एकड़ जमीन एक्वायर की है और ये लोग उसमें पार्टनर आए हैं। तो मैंने बोला यार इतना ही बड़ा काम कर रहे हो तुम और खबर तक नहीं है? मतलब मीडिया की बात छोड़ो, नागपुर के पास इतना बड़ा काम हो रहा है और इस देश में जबरदस्त इतने आप नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो और इतना बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, और तुम ये। तो मुझे बोला नहीं 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 नहीं, ये भी आपको मैंने एक भाई है करके बताया, जिक्र मत कर। मैंने बोला क्यों? बोले ये जिस दिन जिक्र हो जाएगा अडानी और अंबानी आ जाएंगे। ओहो। और बोले ये प्रोजेक्ट हमारा, ये हमारा प्रोजेक्ट। मैंने फिर वो आएगी तो क्या फर्क पड़ता? तुमने खुद कहा कि वो आएगी, तो मतलब इतना डिमांड है देश में कि हम सिर्फ 2% डिमांड पूरी कर पा रहे हैं, 98। बोले नहीं, वो लोग करते क्या है, वो लोग अपना तो काम शुरू करते हैं सिमिलर लाइन पे, पैसा भी कमाना शुरू करते हैं, लेकिन आपको ग्रो नहीं करने देते। गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। यदि अडानी सीमेंट में है तो कोई सीमेंट इंडस्ट्री अब अडानी टेक ओवर किए बगैर नहीं रहेगा। समझ गए, और यदि आप भट्टा बैठ गया साहब। यदि आप सीमेंट कंपनी अडानी को नहीं बेचोगे तो एक्साइज, कस्टम, तो हमारे ऑर्डर्स, तुम्हारे समझ गया इतना होगा कि वो बोलेगा मेरे बाप, मेरे को नहीं चाहिए सीमेंट इंडस्ट्री, मैंने गलती करी, आप जिस चाहिए उस कीमत में ले लो। समझ गया। मैं जरा संदीप जी के पास आ रहा हूँ। संदीप जी, ये तो बड़ी भयानक कहानी, दास्तान सुना दी इन्होंने कि कोई भी बिजनेसमैन आज की तारीख में दूध उबालना नहीं चाह रहा घर के बाहर, कि दूध उबालूंगा मलाई आ जाएगी तो अडानी लेके निकल जाएगा मलाई। छुपा के दूध उबाला जा रहा है। कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाह रहा, प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई प्लांट लगाना नहीं चाह रहा कि अगर ये प्रॉफिट ज्यादा आया तो अडानी अंबानी जैसी चील ऊपर से आएगी और ले जाएगी। ऐसा क्या है? क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा है? और अगर मैं पूछूं आपसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ मिस्टर अडानी एंड मिस्टर अंबानी? ये अंबानी और अडानी की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है? कौन सा गेम खेल रहे हैं ये तो बता दीजिए। हमारा देश आज टॉप 1% कॉर्पोरेट्स के हाथों में पूरी तरह से बिक चुका है। टॉप 1%? अगर
टॉप 1% कॉर्पोरेट्स, प्लूटोक्रेट्स और धन्ना सेठों की जेब में रिपब्लिक ऑफ इंडिया पूरी तरह से जा चुका है। वो तो हमने आप शादी में अगर देख इसको लिया। नहीं मानना, हाँ, और वो आप तो कोई वो भी तो पूरे भारतीय देश अगर इस ने, सच्चाई, जी, संदीप जी जो आप यही बात कह रहे हैं, 1% पूरे लोग, देश ने अंबानी की शादी में देख लिया कि वो कानून से बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, हैं। जी आगे बोलिए। यही यही 1% लोग सारा मीडिया चला रहे हैं, सारी राजनीति चला रहे हैं, चुनावों की फंडिंग कर रहे हैं, आर्थिक नीतियां बनवा रहे हैं, रोजगार की नीतियां भी यही बनवा रहे हैं, इसलिए चारों तरफ इतनी बेरोजगारी है। अगर रोजगार के सही तरीके भारत सरकार अपना ले, अगर सरकार अपनी सरकारी फैक्ट्रियां हर जिले में खोल के बेरोजगारों को लो टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट कैपिटल और लो स्किल्स के प्रोडक्ट बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में लगा दे, इस देश की तस्वीर, तकदीर बदल सकती है। लेकिन ये 1% उन्हें ये कभी करने नहीं देगा। तो सरकार क्या कर रही है? यूथ पर ही दोष लगा रही है। आप इकोनॉमिक सर्वे की बेहुदा बातें पढ़िए, हमारा यूथ अनएम्प्लॉयबल है। तो वो स्किल इंडिया प्रोग्राम कौन लाया था? स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, डांस इंडिया, क्रैक इंडिया, रैक इंडिया, ये सारे प्रोग्राम कौन, ये क्या डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे क्या? ये तो भारत में मोदी जी लाए थे ना। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि स्किल इंडिया प्रोग्राम फ्लॉप शो हो चुका है। अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024 में बोलता है कि इस देश का युवा बेरोजगार इसलिए है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयबल है, तो आप ये भी लिख दीजिए कि हमारा स्किल इंडिया फेल हो गया। फिर आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया इसलिए अब सब तरफ खतरा है। अरे भारत में अभी एआई सच्चे अर्थों में आया ही नहीं। मैं तो 2 साल से उसका रिसर्चर हूं, मुझे पता है। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है, केवल आईटी सेक्टर और कुछ कॉल सेंटर्स पर उसका असर आया है, 99% इकोनॉमी पे नहीं आया है। और तीसरा, आप बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है दीपक जी, 2 लाइनों में एक शेर से समझाता हूं आपको। मोदी जी वैसे भी कभी भी खुद के ऊपर दोष लेते नहीं, हमेशा ये गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, नेहरू की गलती, इंदिरा की गलती, राजीव की गलती, मनमोहन की गलती, नहीं तो किसी और की गलती। बच निकलने का कातिल ने गजब ढंग निकाला है, हर किसी से पूछता है इसे किसने मार डाला है। वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी नीतियां गलत थी, हमसे गलती जी हो गई, बेरोजगारी हमारी नीतियों की वजह से हो रही है। और जिस क्रोनी कैपिटलिज्म के मॉडल में हम लोग अब जाके फंस गए हैं दीपक जी, यकीन मानिए, अगर हम इससे सही सुनियोजित तरीके से बाहर नहीं निकले तो देश की राजनीति कुछ के कुछ हो जाएगी। और उसके बाद कुछ जो की होगा कुछ। उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने कम कहा है, आप ज्यादा समझिएगा। जी अभी इस देश की इकोनॉमी को रीबैलेंस करने की बड़ी आवश्यकता है। मुझे इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो इंटर्नशिप के नाम पे जो तथाकथित स्कीमें ये लाए हैं, वो पूरी जुमले साबित होने वाली है 2-3 महीनों में। क्योंकि एक बात समझ लीजिए दीपक जी, आप और आपके दर्शक, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है जबरदस्ती लोगों को नौकरियां देना, वो अपने प्रॉफिट को चेस करेगा। अगर नौकरियां देना है तो सरकार को अपने इनिशिएटिव से ये काम करवाना पड़ेगा, जो वर्तमान सरकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। नहीं कर और रहे, नहीं कर इसलिए रहे, नहीं कर रहे। ना तो ये जी जी। खुद नौकरी बना रहे हैं, और जिनको नौकरियां मिलती थी उनको पकड़ के अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बना रहे, अग्निवीर बना रहे। अभिषेक, संक्षेप में जानना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, समय का हमें थोड़ा सम्मान करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, आज तो चलिए 50,000 करोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि जो जैसे अलग अलग मंत्रालयों की जो स्कीमें थी वो पैसा मोदी जी ने जोड़ के बता दिया बजट में। अच्छा हुआ कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी पुलिस वुलिस और जीएसटी भी नहीं जोड़ दिया, वरना वो भी बता देते कि साहब 2 लाख दिया है। मुझे याद आ रहा है 2015 के आसपास या उसी के आसपास मोदी जी ने कहा था कि हमने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है बिहार का। तो मेरी भी आंखें थोड़ी सी खुली की खुली रह गई थी कि 1.25 लाख करोड़ दे दिया साहब। बाद में पता लगा कि दीपक जी, जितनी मंत्रालय की स्कीमें थी सब जोड़ दी उन्होंने, सब कुछ दीपक जोड़ जी, के बता दिया टोटल। तो क्या दीपक जी आपको वो लगता घटना। है, जी, क्या आपको लगता है अभिषेक कि ये जो आज झुंझुना दिया है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अच्छा पैकेजिंग करके, पैकेजिंग बहुत अच्छी, गिफ्ट बेकार है अंदर, पैकेज बहुत अच्छा किया, उसको फीता वीता बांध के सब कुछ। मुझे ये बताइए, क्या नीतीश कुमार आगे चलकर जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है कि भाई अब यहां बहुत दिन के हम मेहमान नहीं है, अब चलना ही होगा, क्या नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ने का जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो आगे बढ़ाएंगे, भले ही 15 दिन बाद, 20 दिन बाद? और उनकी 2 प्रमुख डिमांड है, विधानसभा भंग करके इलेक्शन कराना
और स्पेशल राज्य का दर्जा देना। ये दो मांग तो मानी नहीं मोदी जी ने, जो प्रैक्टिकल मांग थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार आगे चलकर साथ छोड़ सकते हैं एंड दिस बजट मेक्स नो सेंस फॉर हिम? दीपक जी, जिस घटना का आपने जिक्र किया वो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरा की चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था 50,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 1 लाख करोड़ कर दूं, लो 1.25 लाख करोड़ कर दिया। और फिर जब बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों ने 1 साल बाद सवाल पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो पैसे थे उन सबको ऐड करके दिखा दिया कि लो इतना तो दे ही दिया। यानी जो 15th फाइनेंस कमीशन से डायरेक्ट डिवोल्यूशन हो रहा है 42% पैसे का, उसको जोड़ करके बता दिया। खैर, आपने पूछा नीतीश कुमार का, तो अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि आज प्रो भाजपा माने जाने वाले जो सलाहकार उनके इर्द गिर्द आप देखते थे, पहली बार आज 3-4 सालों में मैंने देखा है कि उनमें से एक भी व्यक्ति जब नीतीश कुमार बोलने आए, उसको आप देख सकते हैं उस फुटेज को, चारों तरफ वायरल है, एक भी व्यक्ति उसमें से नहीं था। ना तो संजय झा थे, ना अशोक चौधरी थे, ना विजय कुमार चौधरी थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही ललन सिंह भी नहीं थे। खैर ललन सिंह तो इसका मतलब क्या, संक्षेप में इसका मतलब तो बता दीजिए। देखिए, इसका मोटे तौर पर मैंने पता करने की कोशिश की तो पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है, अपने इन्हीं सलाहकारों पर नीतीश कुमार बरस पड़े हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पुष्टि नहीं कर सकता। ओहो, गॉट द पॉइंट। कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। समझ गया भैया। आपने ये कहा कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती फोन करके कहा कि भैया 2 शब्द बोल दीजिए, तो मजबूरी में नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि हाँ बजट बहुत अच्छा था, बजट बहुत अच्छा था। अंदर से वो बरस पड़े उन लोगों पे जो ये उनसे वादा कर रहे थे कि नहीं साहब हम अच्छा बजट देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे स्पेशल। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उन लोगों पे बरस पड़े जिन्होंने नीतीश से वादा किया था कि हम अमित शाह और मोदी से बात करके अच्छा बजट आपको दिलाएंगे। तो अंदर की आपने बात बताई। लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर टाइगर, लास्ट समय हो रहा है। देखिए बताइए सारा बजट। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फोन किया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार एक पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं क्या करना है। आज बजट का उन्होंने स्वागत किया। इसी बजट के चक्कर में यदि 15 दिन में उन्होंने सरकार से नाता तोड़ दिया और फिर शपथ लेके आरजेडी के साथ चले गए, तो आप क्या कहेंगे? तब वो कहेंगे कि हमने बजट का एनालिसिस किया और हमको पता पड़ा कि हमें मूर्ख बनाया गया था, हमने विशेष दर्जा मांगा था, नहीं दिया, जो हमको देगा उसके साथ जाएंगे। ये बोला तो क्या करोगे? लेकिन आज वो नहीं कहेंगे कि हमको मूर्ख बनाया, तो लोग पूछेंगे तो फिर साथ में क्यों? फिर अभी छोड़ना पड़ेगा। अभी छोड़ा तो होगा क्या? सरकार गिरेगी नहीं, ये अटक जाएंगे। वो अकेले नहीं जाएंगे, वो पूरा घेराबंदी करके जाएंगे। समझ गए? उनको समय चाहिए। नीतीश कुमार गुड ह्यूमर में मोदी जी को रख रहे हैं और मोदी जी गुड ह्यूमर में नीतीश कुमार को रख रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यही राजनीति है आज की वैसे। लेकिन एक अंतिम सवाल, ये जो पूरा बजट सुना, आपको सुना मैंने, संदीप साहब को सुना, अभिषेक जी को सुना, और संदीप जी एकेडमिशिया की लाइन से आते हैं, आप फिनेंस और पॉलिटिक्स की लाइन से आते हैं, ग्राउंड सिचुएशन आज अभिषेक कुमार ने बता दी। मुझे तो ऐसा लगता है टाइगर, राहुल गांधी जो कहते थे हम दो हमारे दो, अमित शाह, मोदी, अंबानी और अडानी, इज दिस द बजट ऑफ 2024? यही चार लोग हैं बस। यस, इट वाज द सेम बजट। लास्ट ईयर्स बजट वाज आल्सो हम दो हमारे दो। ये भी बजट हम दो हमारे दो। और अगला बजट यदि अंबानी अडानी के ऑफिस से आएगा, हम दो हमारे दो, और जो नए दो हैं नायडू और नीतीश, ये दो थोड़ी है, तो 6 हो गए। अरे कौन से ये दो थोड़ी है? अच्छा, ये बाराती दोनों को तो अरे 12 इन दोनों को तो बोल दिया जरा दीवार को हाथ लगाइए, थोड़ी गिर रही रखता है, तो ये बाहर से दीवार को हाथ लगा खड़े हैं। घर के अंदर कौन है? घर के अंदर तो 4 ही लोग हैं, ओके, जो घर को एंजॉय कर रहे हैं। ये दो मूर्ख बाहर से घर को टेका दे के रखे हैं कि गिरे नहीं दीवार, हम संभाले हैं, तुम अंदर आराम से। ये भीग रहे हैं, ये बरसात में भीग रहे हैं, ठंड में ठंड खा रहे हैं। 1 मिनट, ठंड में ठंड खा रहा है, गर्मी में गर्मी खा रही है, लू लग रही है, सनस्ट्रोक इनको हो रहा है। अंदर ये 4 लोग एसी में बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भले ही दोनों इसलिए टेका लगा के बैठे हैं कि दीवार इनकी तरफ ना गिरे, वो अंदर की तरफ ही गिरे। वही है। तो आपने टेका को जरा जोर दिया तो ये दीवार अंदर भी गिर सकती है। बहरहाल मोदी और शाह का ये जो बजट है, जो संदीप जी ने कहा, टाइगर ने कहा, अभिषेक ने कहा,
और जो एक बात सामने आ रही है वो ये है कि बजट भले ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि नीतीश कुमार के लिए बजट है और नायडू बाबू के लिए बजट दरअसल दो आदमी ने दो लोगों के लिए बनाया। जी हाँ, दो आदमियों ने दो लोगों के लिए बनाया। और ये जो दो आदमी दूसरे दो आदमियों के लिए बना रहे हैं, मुझे लगता है दोस्तों उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, हम दो हमारे दो। यही बजट था 2024 का, जिसमें पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह को कुछ नहीं मिला। हाँ, आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों को झुंझुना जरूर मोदी जी ने दिखाया। टाइगर आप आए और संदीप भाई आप आए, बड़ा आज जमकर आपने जो है चीजें समझाई हवेली के माध्यम से, पूरी हवेली खोल दी आपने। और अभिषेक आपने बहुत अच्छा बताया कि भाई ये जो बिहार को दिया जा रहा है ये सिर्फ दूर के ढोल हैं, मिलना कुछ नहीं हकीकत में। आज तो 50,000 मोदी जी ने दिए थे, 2015 में 1.25 लाख करोड़ दे चुके हैं। तो मोदी जी का देने का तरीका यही है। टाइगर, थैंक यू सो मच। संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों की तरफ से कि आप लोग आए, समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।